नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा साइको डायनामिक या फिर साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए इस कॉन्सेप्ट में कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी होती है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें हम इस थ्योरी के आधार पर समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके जो डेली लाइफ होती है उसके लिए भी साइकोलॉजी को अपलोड करता हूं, तो आप हमारे वीडियोस को देखिएगा। जो डेली लाइफ के वीडियो होते हैं, साइकोलॉजी इन डेली लाइफ है, इस तरह के जो वीडियो होते हैं आप इसे अन्य मित्रों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी मनोविज्ञान की चीज़ों को समझ के अपने दैनिक जीवन को अच्छा बना सकें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोडायनामिक थ्योरी में जिन्हें हम अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने खुद की लाइफ के लिए, दोनों के लिए समझ सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो साइकोडायनामिक थ्योरी थी ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी। आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब आगे समझते हैं कि इस थ्योरी में क्या है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा सिगमंड फ्रायड के बारे में। आप समझ लीजिए कि सिगमंड फ्रायड साइकोलॉजिस्ट शुरुआत से नहीं थे। वो शुरू में फिजिशियन थे जो कि वियना में रहते थे। वियनास फिजिशियन यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो एज ए न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते थे लेट 1800 एंड अर्ली 1900 के टाइम पर। तो अब आप समझ जाइए कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिगमंड फ्रायड ने बहुत नाम कमाया है, लेकिन वास्तव में ये शुरू से मनोविज्ञान के फील्ड में नहीं थे। वो न्यूरोलॉजिस्ट के जैसे काम करते थे, लेकिन उनकी स्टडी ने, उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें साइकोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना दिया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने इस थ्योरी को डेवलप किया है। ये थ्योरी पहले से डेवलप नहीं थी, इन्होंने खुद से ही डेवलप किया है और बताया कि लोगों में जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फ्रायड का जो थॉट था वो क्या था? सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट हिडन फ्रॉम अवेयरनेस कॉज्ड मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। यानी लोगों में जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात यह है कि फ्रायड को इसके बारे में आइडिया कैसे आया। सिगमंड फ्रायड जिस दौर में अपना क्लिनिक चलाते थे तो उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े घरों से लोग आते थे, उसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल होते थे। तो जब वो लोग उनके पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते थे, तो फ्रायड ने कुछ ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जहाँ से फ्रायड को ये पता चला कि लोगों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हैं और भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनकी वजह से हैं। इस तरह से सिगमंड फ्रायड के मन में नए कुछ आइडियाज़ आए और उन्होंने थ्योरी को डिफाइन करना, थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही सिगमंड फ्रायड के बारे में बेहतरीन वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। पर्सनैलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बेसिकली दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिगमंड फ्रायड ने जो ये थ्योरी डेवलप की थी, उन्होंने जो उनके क्लाइंट थे उनकी केस स्टडी को लेकर थ्योरी को डेवलप किया था और सेल्फ एनालिसिस को लेकर। यानी सिगमंड फ्रायड ने इस थ्योरी को बनाया था अपने पेशेंट जो उनके थे, जो पेशेंट की केस स्टडी थी उनका अध्ययन करके एंड सेल्फ एनालिसिस करके, खुद के जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे उसको लेके भी उन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया था। तो आप इसे याद रखिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सिगमंड फ्रायड ने इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआत की अवस्था में मस्तिष्क के 3 लेवल बताए थे, जिसमें पहला नाम यहाँ पर है कॉन्शियस। कॉन्शियस आप अच्छे से समझते होंगे, यानी प्रेजेंट टाइम पे हमें जो एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होती है वो हमारा कॉन्शियस होता है। जैसे कि आपका फ़ोन रखा है, फ़ोन पर कॉल आती है, आप
कॉल को रिसीव करते हैं। सो दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड, कि आप अपने आसपास के चीज़ों के बारे में अवेयर हैं और आप उसकी वजह से बिहेव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्शियस इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ विच वी आर अवेयर एट प्रेजेंट मोमेंट, यानी हर वो चीज़ जो हमारे आसपास प्रेजेंट में होती है हम उसके बारे में अवेयर होते हैं, है ना। आप सोचिए कि जब आप कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं तो उस टाइम पे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, जब नहीं होते हैं तो फिर नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी, कि एक ऐसा स्टेट माइंड का, ऐसा लेवल माइंड का जहाँ पर हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस इट इज़ द पार्ट दैट इज जस्ट बिलो टू द कॉन्शियस लेवल, यानी कॉन्शियस लेवल के नीचे का जो हिस्सा होता है वो है आपका प्री कॉन्शियस। और प्री कॉन्शियस में ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसे मेमोरीज होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ऐसी स्मृतियाँ, इमेजेस होती हैं जिन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझाने के लिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने 10th क्लास के जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे आप उनके बारे में सोचिए, है ना। आपके माइंड में क्या चल रहा है? अब आपके माइंड में आपके 10वीं क्लास के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे उनकी इमेजेस आ गई होगी, आप उनके बारे में सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन मेरी कहने के पहले उनकी छवि आपके माइंड में नहीं थी, उनकी इमेजेस आपके माइंड में नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप कॉन्शियस में थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने पर आपके मस्तिष्क में जो स्टोर्ड चीज़ें हैं पहले से, वो अब आपने रिकॉल कर ली हैं और अब आपके मस्तिष्क में आपके 10वीं फ्रेंड के जो मित्र हैं उनकी इमेजेस आ चुकी हैं। इस तरह से कुछ हमारी फीलिंग्स भी होती हैं और विचार होते हैं जो कि प्रेजेंट में नहीं होते हैं, लेकिन हम जब रिकॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। सो दिस इज़ द प्री कॉन्शियस। एंड इसके बाद है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड। अनकॉन्शियस एक ऐसा हिस्सा है जो कि माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऐसा किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो अनकॉन्शियस होता है उसमें ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऐसे इम्पल्सेस होते हैं, मेमोरीज होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जो कि पूरी नहीं होती हैं या फिर जो थ्रेटनिंग होती हैं, मतलब कि डरावनी टाइप की होती हैं, जिनको हम पास में रखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ख़ास इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप उस इच्छा को फिर भी अपने मन में हमेशा बिठा के रखते हैं? नहीं, एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे नहीं। फिर आप क्या करते हैं? अपनी उस इच्छा को क्या करते हैं? अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं। या मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो आप जब कॉन्शियस स्टेट में उस डर को रखेंगे तो आपका दैनिक जीवन अच्छे से नहीं चल पाता है। तो फिर आप बचने के लिए क्या करते हैं? उस थ्रेट को, उस डर को, धमकी को आप अनकॉन्शियस में पहुंचा देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं और हम उनको पहुंचा देते हैं अनकॉन्शियस में। तो अब आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। ये एक ऐसा बड़ा हिस्सा होता है माइंड का जिसकी वजह से लोग व्यवहार करते हैं और उनको खुद भी पता नहीं चलता है कि हमने ऐसा व्यवहार क्यों किया था। आप कई बार देखे होंगे कि लोग बातों बातों में ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे शब्द कह जाते हैं आपके बारे में जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं से अचानक से अनकॉन्शियस से निकल के आ जाती हैं और लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया था। सो मस्ट कीप इन माइंड कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में जितना ज़्यादा चीज़ों को भर के रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्रेजेंट का बिहेवियर है वो डिस्टर्ब होगा। आप समझ लीजिए कि अनकॉन्शियस आपके घर में एक स्टोर हाउस की तरह है जहाँ पर आप उन चीज़ों को हटा देते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं या फिर जिनका कोई काम नहीं है या फिर जिन्हें आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं और उस स्टोर में डाल देते हैं। तो आप समझ जाएं कि अनकॉन्शियस बहुत बड़ा एक स्टोर हाउस होता है आपकी इच्छाओं का, इम्पल्स का, मेमोरीज का। तो अब ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रायड पर्सनैलिटी सिस्टम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और जो प्री कॉन्शियस था उसके बारे में बताया,
तो बाद में जब सिगमंड फ्रायड ने अपनी लाइफ में और भी स्टडी की और भी चीज़ों को समझा, तब बाद में उन्होंने एक नया सिस्टम दिया, दैट इज़ द पर्सनैलिटी सिस्टम। इसमें नाम आता है इड, ईगो, सुपर ईगो का। इड, ईगो, सुपर ईगो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे अपने घर में किसी छोटे बच्चे को याद करके समझेंगे, छोटे बच्चे के बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे, तो आप इड, ईगो, सुपर ईगो को भली भांति समझ पाएंगे। तो निश्चित ही आपने अपने फैमिली में कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को देखा होगा। छोटे बच्चे मतलब जो कि पैदा होते हैं 2, 4, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, इन बच्चों को आपने देखा होगा। तो हमें समझना है कि इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। आपने ईगो शब्द को तो कई बार सुना है, यार उसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है ना, उसको ईगो बहुत है। आप इस तरह के शब्दों को सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप जानते हैं ईगो क्या है? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इड के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि इड जो होता है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस और इनबॉर्न होता है, यानी पैदा होते ही होता है। इड को समझाने से पहले आप थोड़ा सा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो कि पैदा हुआ है अभी जस्ट 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और आप उसके बारे में सोचिए। आप सोचिए, क्या उसे कोई खबर होती है कि इस दुनिया में क्या है? क्या उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता होता है? क्या वो जानता है कि उसे कब रोना है, कब नहीं रोना है? क्या वो जानता है कब उसे टॉयलेट करना है, नहीं करना है ना? जानता है? नहीं जानता है। सो जो इड होता है, इड आपका किसी भी तरीके की रियलिटी को नहीं जानता है। और उसमें जब जब बच्चा पैदा होता है तो जो इड होता है उसमें इननेट सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं, एग्रेसिव इंस्टिंक्ट होते हैं और ड्राइव्स होती हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो बाय बर्थ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो व्यवहार कर पाते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे कैसे रोना है, ये किसी ने सिखाया उसको? कोई सिखाता है क्या? नहीं, लेकिन वो क्राई करता है। सो दिस इज द इंस्टिंक्ट, जो कि बाय बर्थ होता है। इंस्टिंक्ट ये बच्चे को कोई सिखाता नहीं है। तो इड में क्या होता है, इड को रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है और इननेट सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं, एग्रेसिव इंस्टिंक्ट होती हैं। एंड इसके बाद आपको समझना है कि जब उसे रियलिटी से मतलब नहीं है तो फिर वो इरेशनल होता है, अतार्किक होता है, इम्पल्सिव होता है, इमेच्योर होता है। आप छोटे बच्चों को सोचिए ना, उन्हें जो करना है वो करना चाहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी कंडीशन उस कार्य को करने के लायक है कि नहीं है। एंड अब जब सीधी सी बात है, इड हमेशा अपनी चलाना चाहता है, अपनी चीज़ों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब जो अच्छा लगता है उसके आधार पर वो बिहेव करेगा। उसे कोई मतलब नहीं है कि अभी उस तरह की रियलिटी है कि नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की बात करता है, उसे तुरंत संतुष्टि चाहिए होती है, कोई लेट नहीं होना चाहता है, मतलब उसे बिल्कुल भी देरी नहीं चाहिए होती है। तो आप छोटे बच्चे के बारे में सोचे होंगे, छोटे बच्चे के व्यवहार को समझे होंगे, तो अब आप इड के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट ईगो। ईगो ईगो रिसाइड्स द कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस। जो ईगो होता है वो कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस लेवल पर होता है। जैसे कि आप ये सोचिए, वही छोटा बच्चा जो मतलब अभी पैदा हुआ था, 2, 4, 5 दिन का है, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब 6 महीने का है, 7 महीने का है, 8 महीने का है, तब वह बच्चा क्या सेम बिहेव करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब उस बच्चे में ईगो डेवलप होने लगता है। ईगो डेवलप होने का मतलब है कि उस बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं, है ना? वो माता पिता से सीखने लगता है कि भाई अभी अंकल बैठे हैं तो अभी नहीं चिल्लाना है, अभी आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा, उनसे बात करने के बाद आपको खाना पीना मिलेगा। तो बच्चा सोचने लगता है कि हाँ यार, मतलब कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब वो रियलिटी का सामना करना शुरू कर देता है।
सो अब हम कह सकते हैं कि जो ईगो होता है ये वर्क करता है रेशनल, प्रैक्टिकल एंड रियलिटी प्रिंसिपल पर, मतलब तार्किक और वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है। यानी वही छोटा बच्चा जो कभी भी कहीं भी टॉयलेट कर लेता था, अब वो टॉयलेट करने के लिए वेट करता है, मम्मा मम्मा मुझे टॉयलेट जाना है, वो माँ से बोलता है, क्योंकि उसका ईगो डेवलप हो गया है। और ईगो डेवलप हुआ है क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने उसको सिखाया है कि बेटा कपड़े हटा के टॉयलेट करना है ना। यानी रियलिटी की बात आने लगती है। एंड इसके बाद क्या है, जो ईगो होता है ये मीडिएटर होता है, करता है डिमांड को इड और सुपर ईगो के। तो ये क्या चीज़ है, मतलब कि कैसे मीडिएटर के रूप में ईगो काम करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेगा। ये सुपर ईगो को मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा जस्ट अभी। एंड इट वेट फॉर ग्रेटिफिकेशन, यानी ईगो क्या करता है, अगर उसे कोई नीड है तो रियलिटी के बेस पे थोड़ा सा वेट करता है। लेकिन आपने पढ़ा था जस्ट अभी कि जो इड होता है वो वेट नहीं करता है, उसे तुरंत सब कुछ चाहिए होता है। तो अब आप ईगो के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो ये आपके ईगो से और बड़ा होता है। यानी वही बच्चा जो 6-7 महीने का था अब 1 साल का हो गया है, और इसके बाद वो 1.5 साल का हो गया है, इसके बाद और भी बड़ा हो गया है। तो जिस तरह से बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने सोसाइटी के माध्यम से, अपने फैमिली के माध्यम से चीज़ों को सीखते जाता है कि मतलब ऐसा नहीं करना है। जैसे मतलब क्या, कि अपने से बड़ों के पैर छूने हैं, या फिर अपने से जो छोटे हैं उनकी केयर करनी है, या फिर कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है, या फिर अगर कोई भी काम करना है तो पहले माता पिता से पूछना है ना। इस तरह की उनमें कुछ कोडिंग कर दी जाती है, मतलब उन्हें कुछ बातें सिखा दी जाती हैं। अब मतलब क्या है कि बच्चों में सुपर ईगो डेवलप होने लगा। सुपर ईगो डेवलप होने का मतलब है कि उनमें मोरलिटी का प्रिंसिपल डाल दिया जाता है, मतलब मोरलिटी की कोडिंग कर दी जाती है। और ये कोडिंग कौन करता है? उनके पेरेंट और उनके जो सोसाइटी के लोग हैं, या फिर जो उनकी सोसाइटी के स्टैंडर्ड होते हैं। तो लोगों का जो सुपर ईगो होता है वो लोगों के सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड है उसके बेस पर भी होता है, और ये कॉन्शियस लेवल पर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को सिखाया गया है कि बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो भाई वो कूड़ा नहीं फेंकेगा। तो ये सुपर ईगो है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मैं एक बार इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इड क्या बोलता है? उसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत के तुरंत उसको चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो क्या करता है, चीज़ों में मोरलिटी देखता है, नैतिकता के बेस पे वो कार्य करता है। लेकिन जो ईगो है ये क्या करता है, ये रियलिटी बेस पे कार्य करता है। अब देखिए, जो ईगो होता है ये बीच में है, तो ये मीडिएटर की तरह से कार्य करता है। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का कुछ करने का मन है, तो एक मन कहता है, यानी जो इड है वो क्या बोलेगा, अरे करो करो जल्दी से करो, अभी करना है, तुरंत करना है। लेकिन उसका सुपर ईगो क्या बोलेगा, नहीं नहीं करना है, बिकॉज मम्मी ने मना किया था, है ना। जैसे कई बार आपने खुद फील किया है कि यार मुझे उससे मिलने जाना है, मिलने जाना है, मिलने जाना है, तो इड कहता है जाओ जाओ जाओ। लेकिन आपका सुपर ईगो कहता है नहीं यार, कोई देख लेगा। कुछ भी ऐसे हो सकता है, आप खास तौर पे जब यूथ एज में होते हैं तो ऐसा थॉट कई बार आपको आता है। तो ये आपके इड और आपके सुपर ईगो का टकराव होता है, और यहाँ पे ईगो दोनों को समझाता है कि भाई ये ठीक है, रुको रुको, ठीक है, चले जाना थोड़ा सा, मतलब वेट कर लो। यानी रियलिटी के बेस पे फिर आपके बिहेवियर होते हैं। सो आई थिंक अब आप भली भांति इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसको भी समझ लीजिए। सिगमंड फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ये यहाँ पर 5 स्टेज हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड जनरल स्टेज। ये आपका एज दिया गया है, इतने टाइम तक ये स्टेज डेवलप रहती है, और यहाँ पर प्रिंसिपल टास्क हैं। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ओरल स्टेज ये आपके बर्थ से लेके 18 मंथ तक होता है, और इस दौरान जो मेन मतलब टास्क होता है वो वीनिंग होता है। वीनिंग का मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो बच्चे ग्रहण करते हैं उनको हटा के उन्हें और भी कुछ खाना पीना देना सिखाया जाता है। एनल स्टेज जो होता है, एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है,
मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है कि इस स्टेज में उनको सिखाया जाता है कि उन्हें कब कैसे कहाँ पे टॉयलेट करना है। देखिए ये जो अभी यहाँ पे मैं चीज़ें तो आपको जल्दी से बता रहा हूँ, बट इन्हीं चीज़ों पर कम से कम 2-3 घंटे बोला जा सकता है। मैं पहले भी डिफरेंट वीडियोस में इनको समझा चुका हूँ, बहुत चीज़ें हैं इनमें समझने के लिए। केवल टॉयलेट ट्रेनिंग ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर एनल स्टेज में अच्छे से मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग को नहीं बच्चे को सिखाया गया तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं आगे चल के, बड़े होने पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उनके पर्सनैलिटी पर, इन सब का फर्क पड़ता है। फैलिक स्टेज में सेक्सुअल आइडेंटिटी बच्चे पता कर लेते हैं। और आपने सुना होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो आपके थर्ड स्टेज यानी फैलिक स्टेज में ही डेवलप होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में आता है, फैलिक स्टेज में आता है, और इस स्टेज में सेक्सुअल आइडेंटिटी भी क्रिएट होने लगती है। इसके बाद क्या है, लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त अवस्था में। आप ध्यान रखिए जो बच्चे 5 साल से लेकर प्यूबर्टी तक की स्टेज में जाते हैं उन्हें मतलब ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं, यानी वो खुद की बॉडी को छोड़ के बाहर बाहर की दुनिया में जाने लगते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। कॉलेज, नॉट कॉलेज, स्कूल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल बनता है, सोसाइटी में अपने घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे का जो मेन प्रिंसिपल है चीज़ों के लिए वो क्या है, सीखने के लिए बच्चे लर्निंग करना शुरू करते हैं। इसकी बात है जेनिटल स्टेज, ये आपका लास्ट स्टेज है और ये प्यूबर्टी से लेकर आगे तक चलता रहता है। यहाँ पर जो टास्क होता है वो क्या है, जेनिटल इंटरकोर्स, यानी जब बच्चे प्यूबर्टी से आगे पहुँच जाते हैं तो फिर वो उनके जो पार्टनर्स बनते हैं, फिर आगे चल के वो अपनी लाइफ में अपने तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ द साइकोसेक्सुअल स्टेज। इस पर लंबा लेक्चर हो सकता है, अगर आप कहें तो मैं आपको वेबिनार के माध्यम से बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ लंबे समय तक कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, माता पिता अच्छे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं तो फ्यूचर में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ओके, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं समय समय पर आपको और भी चीज़ें सिखाता रहूँगा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि एग्जाम में कई बार इसका जो ऑर्डर है वो पूछा जाता है, तो आप इसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं। पहली स्टेज में आप ओ लीजिए, दूसरी का ए, तीसरे का पी, चौथे का एल, उसके बाद जी। तो इसे हम कह सकते हैं ओ ए पा ल ग, ओए पालग, या फिर ओए पागल। आप ना ओए पागल सीख लीजिए तो आप इसे ओए पालग के रूप में याद कर पाएंगे, तो इसका ऑर्डर भी याद कर पाएंगे, है ना। तो ये ट्रिक है आपके लिए, आप इसको याद करिएगा। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फ्रायड के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मतलब जानते हो कि सुरक्षा, मैकेनिज्म मतलब प्रक्रिया, यानी हमारी खुद ही हमारे मन की सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं। आप सोचिए, कई बार आपने देखा है ना कि अगर कोई लड़का अगर मतलब वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या बोलता है, यार पेपर बहुत कठिन आया था, या फिर कहता है कि मास्टर ने मुझे जानबूझकर फेल किया है ना। या फिर मतलब कि आप देख लीजिए, जब आप कहीं पार्टी में जाना चाहते हैं और आपके दोस्त आपको इनवाइट नहीं करते हैं तो फिर आप किसी दूसरे दोस्त से क्या बोलते हैं, मुझे तो जाना ही नहीं था, मतलब मैं उनके साथ तो जाना ही नहीं चाहता था, है ना। तो ये जो बिहेवियर होते हैं ये होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है या बुरा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में डिफेंस मैकेनिज्म हमारे व्यवहार के लिए ख़राब हो जाता है अगर हम इन्हें इरेशनल तौर पर करने लगते हैं, अतार्किक तौर पर करने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, आप इनके बारे में देख लीजिए। पहला लिखा है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब जैसे क्षतिपूर्ति करना। ये क्या होता है कि कंपेंसेशन यानी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म की प्रक्रिया जहाँ पर एक व्यवहार को मजबूत करने के लिए हम दूसरे को हाइड कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। इसके बाद क्या है, डैनियल मतलब रिफ्यूज करना, टू फेस आ नेगेटिव बिहेवियर, मतलब किसी नेगेटिव बिहेवियर का सामना ना करना पड़े इसलिए वो रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, कई बार होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टेक इट आउट ऑन समवन एल्स, यानी अपनी चीज़ों को दूसरों पर डाल देना, मतलब कि डिस्प्लेस कर देना। कोई एक चीज़ थी, कोई विचार था, खुद नहीं हो पाया, नहीं कर पाया तो दूसरों पर उसको डाल देना।
दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन अटैच टू समथिंग पॉजिटिव, यानी किसी पॉजिटिव चीज़ से जुड़ जाना। जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि छोटा बच्चा है, जब उसे पहले माँ ने पीट दिया तो रोता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि यार कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर से वो माँ से आके अटैच हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद क्या है, इंट्रोजेक्शन। कन्फर्म फीलिंग्स फॉर अप्रूवल, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को कन्फर्म करना किसी के साथ में, ताकि उससे अप्रूवल हो सके, है ना। कई बार जैसे नेता के यहाँ कोई जाता है, अरे नेताजी आप तो जैसा कहें हम वैसा कर लेंगे, है ना। अपनी फीलिंग्स को उनके साथ में कन्फर्म कर लेते हैं बिहेवियर को कंसिस्टेंट करने के लिए। प्रोजेक्शन। सी योर फॉल्ट्स एंड फॉइबल्स इन अदर्स, यानी अपनी चीज़ों की, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोप देना। मतलब तुम्हारे साथ जो भी अच्छा ना हुआ हो, तो उन चीज़ों को वहाँ तो नहीं कर पाए, लेकिन आके दूसरों को गलत ठहराना। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल होता है, तो वो क्या बोलता है, मास्टर ने मुझे जानबूझकर फेल किया है, यानी अपनी गलती को मास्टर पर थोपता है, ये अपनी खुद की गलती नहीं मानता है। इसके बाद क्या है, रेशनलाइजेशन। एक्सक्यूज मतलब बहाना करना, जस्टिफाई करना किसी चीज़ के लिए। मतलब दोस्तों ने बुलाया नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे यार मैं खुद ही उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मतलब रेशनलाइज करना, एक्सक्यूज करना। रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रिटेंड यू आर डिफरेंट, मतलब किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करना, नहीं मतलब ऐसा मैं तो नहीं करता हूँ। रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, एक्ट मच यंगर टू फील बेटर, मतलब कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं बचकानी हरकतें करते हैं, तो होता क्या है कि वो किसी बिहेवियर में जब वो अपने आप को सही नहीं पाते हैं, तो वो बच्चे जैसा फील करने के लिए, या बच्चे जैसा फील करते हैं, बच्चे जैसा बिहेव करते हैं ताकि अच्छा फील कर सकें। दूसरा है रिप्रेशन। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेशन। पुटिंग थिंग्स इनटू डार्कनेस, मतलब चीज़ें जब हमारे बस में नहीं होती हैं तो उन्हें हम अपने अनकॉन्शियस में धकेल लेते हैं, भैया हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। एंड रिचुअल एंड अनडूइंग, इसके बाद सब्लिमेशन। तो जो रिचुअल एंड अनडूइंग है, ये क्या है, ओवर राइड नेगेटिव विथ हैबिट, मतलब कि जो हैबिट्स होती हैं नेगेटिवली डेवलप हो जाती हैं और उसी में वो सब लगे रहते हैं, करते रहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, डाइवर्ट नेगेटिव इनटू एक्सेप्टेबल, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसी को वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मतलब ऐसा होता है। तो इस तरह से और भी डिफेंस मैकेनिज्म है, इनको और भी लंबे स्तर पर डिफाइन किया जा सकता है, बट बेसिकली शॉर्ट में मैं आपको समझा दिया। एंड एक बात बताऊंगा कि लाइफ में जो सबसे डेंजरस डिफेंस मैकेनिज्म है वो होती है रिग्रेशन, यानी नॉट रिग्रेशन, रिप्रेशन। रिप्रेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम अपनी जो अनडिजायरेबल या जो अनफुलफिल्ड चीज़ें होती हैं उसको अनकॉन्शियस में धकेलते रहते हैं, तो अनकॉन्शियस उतना ही बड़ा हो जाता है और उस वजह से हमारे व्यवहार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो भाई जो भी है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिप्रेशन नहीं करना है, क्योंकि रिप्रेशन करने की वजह से हमारे बिहेवियर एबनॉर्मल अर्थात असामान्य होने लगते हैं। सो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में और डिटेल्स में आपको मैं समझाऊंगा। आप कमेंट करिए, बताइए अपनी चीज़ों को, और मेरे साथ जुड़े रहें लगातार कुछ यूं ही नया सीखने के लिए। थैंक यू, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।